हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन और न्यू साउथ वेल्स वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है फिलिप ओवल कैनवेरा में, जो कि ACT वुमेन का होम ग्राउंड है। आपने देखा होगा आखिरी मैच पर न्यू साउथ वेल्स वुमेन ने पहली दफ़ा जो है इस सीज़न में अपना जीत दर्ज करा है। पहले दो मैच पर वो विक्टोरिया से खेल गए थे और ऑफ कोर्स वहाँ से हारे ही थे। सारी टीम तो विक्टोरिया से हार ही रही है अभी, और उसके बाद भी अगला मैच वो हारे थे अपनी बॉलिंग की वजह से। लेकिन आखिरी मैच पर स्पेशली हेली सिल्वर होम्स के वापस आने के बाद इनकी बॉलिंग जो है काफ़ी अच्छा नज़र आया था आखिरी मैच पर। दूसरी तरफ से ACT वुमेन की बात करी जाए तो पहले मैच पर उन्होंने माइटी क्वींसलैंड को हराया था, जिन जो अभी तो काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, लेकिन क्वींसलैंड को उन्होंने हराया था। उसके बाद से लगातार वो फेल ही हो रहे हैं, ना ही बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से। मैंने डे वन में बताया हुआ है कि ACT वुमेन की जो स्ट्रेंथ रहती है वो उनकी बॉलिंग से रहती है हिस्टोरिकली, लेकिन बॉलिंग भी कुछ हद तक खास अच्छा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी इनके सपोर्ट में नहीं चल रही हैं। तो दोनों ही टीम, मतलब एक टीम हाल ही में जीती ही है और दूसरी टीम भी जीत के तलाश में है। तो दोनों ही टीमों का हालत जो है बहुत अच्छा नहीं है। एक टीम चौथे और एक टीम पाँचवें स्थान पर ही है लीग टेबल में, 7 टीमों की टेबल में। तो दोनों ही टीमों का जीत किया कर दरकार है। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है, किस हिसाब से हम हमारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं और किस हिसाब से हम हमारी ड्रीम 11 की जो टीम है वो बना सकते हैं। वेदर का कोई इशू नहीं है, वेदर बिल्कुल क्लियर है। पिछले सीजन में ये कुछ चीज़ें हुई हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर मैं बात करूँ तो न्यू साउथ वेल्स वुमेन यहाँ पर आपको 5-0 से जो है आगे होती हुई दिखेगी। इवन पिछले सीजन में भी जो मैच हुआ था वहाँ पर भी न्यू साउथ वेल्स वुमेन ने इनको हराया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ACT वुमेन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उनकी बॉलिंग से होती है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ। इस सीज़न में भी जो एक मैच वो जीते हैं वहाँ पर भी उनकी बॉलिंग की वजह से ही उनको जीतना पड़ा है। बैटिंग कभी भी इनकी स्ट्रेंथ होती नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह का कुछ चीज़ जो है देखने को मिल जाएगा, लेकिन बैटिंग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। बॉलिंग ठीक ठाक होने के बावजूद भी यहाँ पर वो एक भी जो है जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। तो देखते रहो। यह है पहला मैच 2016 का जो मैच हुआ। 201 रन बनाया था न्यू साउथ वेल्स ने। रेचल हेनिस, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। अभी तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहे हैं, लगातार रन्स बना रहे हैं और मतलब डिफ़ॉल्ट पिक भी हैं। और बैट्समैनों में से अगर कोई किसी को कैप्टन बनाने की सोच भी रहा हो तो वो रेचल हेनिस ही हो जा रही है। इसके सिवाय गार्डनर और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले। एंजेला रीक्स के बॉलिंग से कुछ मैच में आपको रिकॉर्ड्स पहले भी दिखे हुए हैं। यहाँ पर भी आपको शायद कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जो बीच में बॉलिंग नहीं करवा रही थी, लेकिन सेकंड लास्ट मैच में बॉलिंग कराई थी। मतलब बॉलिंग के लिए लग तो रहा है ये अवेलेबल है, लेकिन कब कराएंगी और कब नहीं कराएंगी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी हो, ACT यहाँ पर निकट गई थी 188 पर। ओसबॉर्न आपको देखेंगे कि बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी इनका परफॉर्मेंस है रीक्स के साथ। सारा एली अवेलेबल नहीं है, केरी अवेलेबल नहीं है, गार्डनर का यहाँ पर एक विकेट भी था। अगला मैच फिर से आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पे नहीं बना पाई थी न्यू साउथ वेल्स की टीम, डिस्पाइट यहाँ पर एलिस पेरी खेलती थी और उन्हें शतक भी लगाया था। साथ में और कुछ खास यहाँ पर स्कोर्स नहीं है। ओसबॉर्न का यहाँ पर भी एक विकेट, लेकिन फिर से ACT का बैटिंग यहाँ पर ध्वस्त हो गया। कर्शॉ के कुछ रन आपको दिख जाएंगे। केरी के भी बॉलर यहाँ पर ये कोई भी बॉलर्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ देखने लायक है कि बैटिंग दोनों ही मैचों में आपको दिख रहा है कि ACT का कोलैप्स हुआ था। अगला मैच फिर से वही चीज़, बैटिंग फर्स्ट करा लेकिन फिर से वहीं पे बैटिंग उनका कोलैप्स हो गया। फिर से रीक्स और ओसबॉर्न कॉन्सिस्टेंटली आपको दिख रहे हैं। शियाटल यहाँ पर थी बॉलरों में से। फिर से फेरेल और केरी का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। पेरी ये कोई भी अवेलेबल अभी नहीं है। न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर जो है चेस कर लिया था। हीली के रन्स थे। और एरिन बर्न्स जो कभी ACT वुमेन्स की होकर भी खेल चुकी हैं, अभी तो न्यू साउथ वेल्स की टीम में खेल रही है। बीच बीच में बॉलिंग मिलता है, बैटिंग से तो खास कुछ अभी तक करा नहीं है उन्होंने। पिछले सीजन में 2 मैचेस हुए थे, तो दोनों ही मैच में आपको जो चीज़ दिख जाएगा, ACT वुमेन पहले बैटिंग कर रही है 177। ओसबॉर्न फिर से कार्लिन लीसन नीचे से क्वाइट खेलती थी। इनके कुछ रन्स थे। बॉलरों में से हेली सिल्वर होम्स, गार्डनर ये अभी भी कॉमन परफॉर्मेंस अवेलेबल है। बैटिंग कोलैप्स कंसिस्टेंटली यहाँ पर हो रहा है। न्यू साउथ वेल्स का भी बैटिंग यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फोबी लिचफील्ड यहाँ पर जो खेलती थी उन्होंने बचा लिया था, और बाकी बॉलरों में से ये कुछ थे जिन्होंने विकेट्स वगैरह निकाले। और आखिरी जो मैच हुआ फिर से वही चीज़, ACT ने पहले बैटिंग करा, 187 पर निपट गए। केटी मैक और लीसन इन्होंने कुछ परफॉर्म करा। लीसन ने पिछले सीजन में दोनों ही मैच में कुछ कुछ रन बनाए हुए हैं, एक में 50 भी इनका है। और बॉलरों में से आपको दिख जाएगा कैम्बेल, ग्रिफिथ वगैरह। गार्डनर के यहाँ पर ही विकेट्स हैं। न्यू साउथ वेल्स ने चेस कर लिया, जिसको लीड किया था तालिया विल्सन और एलिसा हिली ने।
तो जैसे कि हम नोटिस कर सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स ओवरऑल यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, ठीक है। बैटिंग से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स उनको कभी कभार फेस करना भी पड़े, लेकिन बॉलिंग तो टॉप क्लास ही है यहाँ पे, और हमेशा ही उन्होंने एसीटी को ऑल आउट करके रखा हुआ है, और एक बार भी 200 के आसपास भी वो नहीं पहुँच पाए। यही इनका हाईएस्ट स्कोर है इस पूरे फिक्सचर में जो बनाया था 195। एंजेला डिक्स, एरिन ओसबॉर्न कुछ हद तक आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं। इसके सिवाय कार्ली लीसन जिन्होंने पिछले सीजन में दोनों ही मैच में रन बनाया हुआ है। बाकी हमेशा ही हमें यहाँ पर बॉलरों का डोमिनेशन देखने को मिलता है, चाहे वो नाम जो है बदलते रहे हों, लेकिन परफॉर्मेंस रेने फेरल, सारा एली, निकोला केरी, ये तो पहले जो खेलती थी इनके परफॉर्मेंसेस हैं। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से भी हमें हेली सिल्वर होम्स, गार्डनर इनके कुछ परफॉर्मेंसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग से भी हमें कंसिस्टेंटली तो कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम स्कोर बनाया है एसीटी ने, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है उनको चेज़ करने के लिए भी, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही हैं, और अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो भी आपको ऐसी ही जो है चीज़ों की उम्मीद आप रख सकते हैं कि एसीटी की बैटिंग फिर से ख़राब ही हो रही है, तो यहाँ पर भी उसी के चांसेस बनते हैं। न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग हालांकि मतलब पहले तीन मैच में तो अच्छे फॉर्म पे नहीं नजर आए थे, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने कमबैक करा है उसके बाद इनके पास मोमेंटम वापस आ गया है आप कह सकते हैं, और फिर से ऐसी अगर चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं होगी। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो एलिस पेरी आपको दिखेंगे, ये कि अवेलेबल नहीं है, 3 में से तीनों ही बार 50+ स्कोर इनका रहा है। एलिसा हिली ठीक ठाक है, लेकिन रेचल हेनेस का यहाँ पर थोड़ा सा खराब रिकॉर्ड है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर फिक्सचर है रेचल हेनेस के लिए जहाँ पर वो उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं। सिर्फ 24 से भी नीचे इनका औसत है, सिर्फ 150 7 मैच खेलने के बावजूद भी, तो ऐसा जनरली आपको रेचल हेनेस की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन के होकर एंजेला रिक्स यहाँ पर 53 का औसत प्रोवाइड कर रही हैं, और रिसेंटली बैटिंग से उन्होंने अच्छा भी करा हुआ है। अगर बॉलिंग कर लेती हैं तो एक्स्ट्रा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन बैटिंग से इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड्स है। 3 मैच खेली हैं, उनमें से 2 बार 50+ रिकॉर्ड स्कोर्स इनके हैं। और यहाँ से बॉलरों में से निकोला केरी तो नहीं है, लॉरेन स्मिथ हैं जो आखिरी मैच में खेली नहीं थी, अगर खेलती हैं तो इनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। एसीटी वुमेन के होकर किसी का नाम यहाँ पर बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी टीम जो है हमेशा ही बदलते रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की कुछ बातें यहाँ पर नहीं है। बैटिंग कोलैप्स हमेशा ही हो रहा है, चाहे वो पहली बैटिंग करे दूसरी बैटिंग करे, लेकिन अगर आपको काम कहाँ पे करना पड़ेगा, अगर न्यू साउथ वेल्स की टीम पहले बैटिंग कर लेती है तो ठीक है, अगर पहले बॉलिंग कर लेती है तब तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया क्या करना है आपको, लेकिन अगर वो पहले बैटिंग कर लेते हैं ना, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि आप कहाँ पे काम करेंगे। इस ग्राउंड पे बात करें तो ओवरऑल ये कैनबेरा के रिकॉर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली फिलिप ओवल के नहीं। कैनबेरा में भी 2-3 ग्राउंड है जहाँ पर मैचेस होते हैं, तो उनमें से ही आज एक ग्राउंड पे यहाँ पर मैच हो रहा है। इसके सिवा मानुका ओवल भी है जिसका नाम भी आपने सुना होगा। तो ओवरऑल इस ग्राउंड पे बात करें तो आपको केटी मैक दिख जाएंगी, जिन्होंने आखिरी मैच पर शतक लगाया था इसी ग्राउंड पर। हालांकि टीम तो हार गई थी, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहती हैं, सीजन परफॉर्मर भी हैं, जो भी आप कह लो। साथ में एरिन ओसबॉर्न जो अभी तक इस सीजन में खास कुछ कर नहीं पाई हैं, लेकिन ओवरऑल सीजन परफॉर्मर ये भी हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी तक तो खास उन्होंने कुछ करा नहीं है। बॉलिंग में भी आपको एरिन ओसबॉर्न दिख जाएंगी, और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ आप उम्मीद रख सकते हैं कि एसीटी का बैटिंग यहाँ पर हमेशा ही दिक्कत में पड़ता है, चाहे वो टीम जीते या हारे, वो चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बॉलिंग एक बार के लिए उनकी सही हो भी जाए, लेकिन बैटिंग में हमेशा ही जो है उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप पिछले सीजन से अगर मैच बात करें तो देखिएगा तास्मानिया से मैच हुआ था, 198 पर उन्होंने निपटा दिया था। करंट स्क्वाड में बस आपको सिर्फ हैंकॉक दिखेंगी, और एसीटी ने यहाँ पर चेस कर लिया था। थोड़ा सा इशू इनको भी आया था, लेकिन चलिए चेस तो हो गया। उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मैच था, यहाँ पर भी 240 इशू यहाँ पर भी आया था 240 चेस करने के लिए, लेकिन वापस से मैक ने यहाँ पर लीड करा। केटी मैक जब भी बड़ा स्कोर खड़ा करती है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है एसीटी का बैटिंग अच्छा लगने लगता है। मतलब अच्छा मतलब 250 के आसपास ही मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो आप इनकी बैटिंग से उम्मीद रख भी नहीं सकते। साथ में कुक और हैंकॉक के यहाँ पर विकेट है। इस सीजन में जो 2-3 मैच हुए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो पहले मैच पर यहाँ पर 227 बना था, जो भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। बॉलिंग यहाँ पर सही हो रही है, आप नोटिस कर सकते हो, मतलब कम से कम विकेट तो निकाल रहे हैं इनके बॉलर्स। येट्स, पेना और हैंकॉक हमेशा यहाँ पर एक एक विकेट निकाल रही हैं, हालांकि एक ही निकाल रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एसीटी चेस नहीं कर पाई। ओसबॉर्न के बैटिंग से परफॉर्मेंस थे, ओसबॉर्न के बॉलिंग से परफॉर्मेंस थे, और मैडी पेना जिन्होंने बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट करा था बॉलिंग के साथ। उसके बाद अगला मैच अगर हम देखेंगे तो फिर से आपको दिखेगा कि यहाँ पर जीत रही है टीम। साउथ ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने निपटा दिया था 174 पे। तो बॉलिंग तो यहाँ पर अच्छा, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया का मैच हुआ था, ये मतलब ये देख के फ़ायदा नहीं है, ये एसीटी का मैच नहीं था। और एसीटी का जो मैच हुआ था यहाँ पर 196 पर वो निपट गए थे,
जहाँ पर केटी मैक ने शतक लगाया था। नोटिस कर सकते हैं केटी मैक यहाँ पर लगभग रन बनाते रहती हैं, कंसिस्टेंटली शायद नहीं बहुत बड़ा बड़ा स्कोर तो उन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन बनाया है। जो भी है बैटिंग से किसी का नाम आ रहा है तो वो वही है। साथ में रेबेका कार्टर, साउथ ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट मैच था जिन्होंने चेस कर लिया बहुत ही आराम से। हैनकॉक फिर से विकेट लेने में नहीं चूकती हैं, यहाँ पे हमेशा ही एक एक विकेट तो है ही, लेकिन एक ही है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ हम हेड टू हेड में देख पा रहे थे वही चीज़ ग्राउंड पे भी है कि बैटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। बॉलिंग ठीक ठाक होती है, पहले बॉलिंग अगर करने को मौका मिलता है तो 10 विकेट भी गिरवा सकते हैं, लेकिन बैटिंग में इश्यूज हैं, ठीक है। और रिसेंटली अगर हम देखें तो बॉलिंग भी उतना खास कुछ हुआ नहीं है। दोनों ही जो मैच हुए हैं इस सीज़न में इस ग्राउंड पे एसीटी का, वो 10 विकेट नहीं निकाल पाए हैं और हारे भी हैं बैटिंग से, तो हमेशा इनके लिए प्रॉब्लम होती है उस वजह से, ठीक है। तो जैसा हमने हेड टू हेड में देखा वैसी ही चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा क्या क्या चीज़ें हैं हेड टू हेड में, क्या क्या चीज़ें हैं ग्राउंड में। समझने के लिए कहाँ कहाँ पे आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है, मैंने आपको समझा दिया है। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 का। न्यू साउथ वेल्स की वोमेन की तरफ से एलिसा हिली जो है वापस आने वाली है। लिसा ग्रिफिथ पिछले 2 मैचों में खेली थी, कुछ खास इफेक्टिवनेस था नहीं, लेकिन जो भी हो उनके जगह पर एलिसा हिली आएंगी तो ऑफकोर्स बैटिंग ऑर्डर और भी स्ट्रांग होने वाली है और चेंज भी होने वाला है बैटिंग ऑर्डर। मतलब तालिया विल्सन वो ओपनिंग नहीं करेंगी, फिर से वो नीचे आ जाएंगी। ओपनिंग करने का 2 मैच में मौका मिला था लेकिन खाता ही नहीं खोल पाई थी वो, मतलब रन बनाना तो दूर की बात है। उसके बाद हेनेस, गार्डनर, एरिन बर्न्स, त्रिनामन, अनिका लेरॉयड पिछले 2 मैच में मौका मिला था, खास कुछ कर नहीं पाई थी। इस मैच में भी हो सकता है मौका मिले, लेकिन फिर से कोई मतलब कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब टीम में ही रहेंगी सिर्फ फील्डिंग करने के लिए। नहीं तो ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, अगर सही से मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली कहता, लेकिन अभी कोई मतलब बनता नहीं है। इवन बड़ी लीग में भी इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे ख्याल से। उसके बाद सैमी जो जॉनसन कुछ तो खास अभी तक कर नहीं पाई हैं, हालांकि बॉलिंग से अगर कुछ कल के मैच में करें तो हो सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग बहुत ख़राब है। हेली सिल्वर होम्स, डार्लिंगटन, ग्रिफिथ और शियाटल, इनमें से अच्छा ग्रिफिथ तो नहीं है, इनमें से डार्लिंगटन, शियाटल ये तो हमारे लिए मस्ट हैव हो ही गई। शियाटल ने इस फिक्चर में एक बार बंच से विकेट निकाला हुआ है। डार्लिंगटन भी अच्छे फॉर्म पर नजर आ रही हैं, जो मैं सीजन के शुरुआत से कह रहा हूं, और पिछले 2 मैच में उन्होंने विकेट भी निकाला हुआ है। और हेली सिल्वर होम्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती हैं, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं सामने वाले टीम की जो बैटिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। और एक बार के लिए हो सकता है कि एसीटी का बॉलिंग सही हो जाए, लेकिन बैटिंग को लेकर आप कभी भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। बेंच पे लॉरेंस स्मिथ हैं, अगर खेलती हैं तो इनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, आपने देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी चांस मिलने वाला है इनको। अभी एसडी की तरफ से बात करें तो केटी मैक ओपनिंग करेंगी, एकमात्र ट्रायड एंड ट्रस्टेबल जो है बैट्समैन जो बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है। उसके बाद कार्ली लिसन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए, पिछले सीजन के दोनों ही मैच में परफॉर्म करा हुआ था। और मेरे ख्याल से अगर आपको कोई सेफ परफॉर्मर चाहिए ना एसीडी की तरफ से, जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोच सकते हो, तो वो कार्ली लिसन ही है, क्योंकि वो फॉर्म पे नज़र आ रही हैं, बॉलिंग भी मतलब प्रॉपरली करवा रही है, बैटिंग में भी जितना मौका मिल रहा है ठीक ठाक करी है। ओसबॉर्न भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ओसबॉर्न फॉर्म पे नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद एंजेला डीस, जिनके बैटिंग से यहाँ पर अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। मैडी पेना ऑलराउंडर के तौर पे आप इनको कंसिडर कर सकते हो। और अगर नीचे आएंगे तो हैंकॉक आपको दिखेंगी, जिन्होंने कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट निकाला हुआ है, और कुछ खास तो यहाँ पर कुछ है नहीं। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स की तरफ से एशली गार्डनर अभी सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टन है और खालिद जनता इनके साथ जाएगी। उसके बाद रेचल हेनेस के साथ कुछ लोग जा सकते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, हालांकि इस फिक्चर में इनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी लीग में अगर आपको कोई स्पेस का इशू नहीं हो रहा है तो अब इनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सैमी जो जॉनसन और एलिसा हिली अभी तो सीरियस समझने कम है, क्योंकि आखिरी 2 मैच खेली नहीं है, लेकिन ये आपको भी पता है जब भी इन लोग इनको खेलते हुए देखेंगे ऑटोमेटिकली ले लेंगे। कैप्टन हसन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। उसके बाद एरिन बर्न्स और तालिया विल्सन, अगर आपको देखना है, तालिया विल्सन तो बैटिंग से हमेशा ही अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करती है डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इस मैच में पर्टिकुलरली इनको कोई मौका मिलने वाला है। और हैना डार्लिंगटन या फिर कोई भी बॉलर हो जाए, हैना डार्लिंगटन हो या शियटल हो या हेली सिल्वर होम्स हो, जो भी बॉलर हो, वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग भी सीजन के शुरुआत से तो अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी अगर आप मुझे कंपेयर करने बोले कि न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग बुरी है या एसीडी की बैटिंग, तो मैं शायद एसीडी की बैटिंग को ही ज़्यादा बुरा कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को वो लेके आए हैं अपने बैटिंग में, जो कि ऑफकोर्स अभी तक तो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और जिनके ऊपर भरोसा करके उन्होंने अपना बैटिंग लाइनअप सजाया भी हुआ है, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो मिनिमम 3 से 4 बॉलर तो आपके लिए ज़रूर होने चाहिए न्यू साउथ वेल्स वोमेन की तरफ से। एसडी की तरफ से बात करें तो केटी मैक, ऑसबॉर्न, इनके ही भीतर जो है लोग रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कार्ली लिसन, ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑसबॉर्न के ऊपर बड़ी लीग में ट्राई करना, क्योंकि ये फॉर्म पर नज़र नहीं आ रही हैं।
मैडी पेना और एंजेला डिक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि, लेकिन बैटिंग से ही जो है पॉइंट देंगे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि बॉलिंग तो ज़्यादा करवा नहीं रही हैं अभी। और उसके बाद कर्शॉ विकेट कीपर सेक्शन में, और यहाँ पर कार्टर सुट में से अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो बड़ी लीग में। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला एक रिस्क लिया है, ठीक है, और वो है रेचल हेनेस को मैंने नहीं रखा है। अगर यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स पहले बैटिंग कर लेती है तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी काम पे आता है। मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया है। देखो, स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है ऑफकोर्स, तो बहुत ज़्यादा लॉजिक मत ढूंढने जाओ। गार्डनर और एलिसा हीली मेरे सेफेस्ट पिक हैं, और जिनके बारे में मेरे पास कोई नेगेटिव चीज़ें भी नहीं है। एलिसा हीली के तो बैटिंग से रिकॉर्ड सही है ही, और गार्डनर आपके लिए बॉलिंग भी करवा देंगी। इसके सिवाय भी आपके पास सैमी जो जॉनसन का भी ऑप्शन होगा ऑलराउंडर सेक्शन में, जिनको आप ले सकते हो। इसके बीच में जो आएंगे जैसे कि एरिन बर्न्स आएंगी, रेचल हेनेस आएंगी, ठीक है, त्रिनमन आएंगी, आप इनमें से किसी को ले सकते हो। लेकिन रेचल हेनेस के लिए आपको क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा। एरिन बर्न्स आप स्मॉल लीग में लोगे नहीं, और त्रिनमन का ऑप्शन है, उनके लिए कुछ नेगेटिव मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहो उनको ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास क्रेडिट नहीं है। मैंने यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर मैडी पेना को रखा है। केटी मैक, अच्छा केटी मैक के ऊपर आप काम जो है कर सकते हो। केटी मैक का इस फिक्सचर में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे वो ठीक ठाक कर लेती हैं, ठीक है। और एमी येट्स को मैंने रखा है बैटिंग सेक्शन में, क्योंकि ये बॉलिंग भी मेरे लिए करवा देंगे। और इसी में मैंने आपको बताया, अगर न्यू साउथ वेल्स पहले बैटिंग करती हैं तो ये प्रॉपरली बॉलिंग भी करेंगी, बॉलिंग ही करेंगी स्पेशली। और वहाँ पर अगर एक आध विकेट निकाल लेती हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हो, मेरे लिए पंड बन सकती हैं ये। अगर आपको सेफ जाना है और अगर आपको रेचल हेनेस ऐड करना है तो मैं पहले कहूँगा मैक को हटाओ, क्योंकि मैक आपको बैटिंग से ही पॉइंट देंगी। और अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लेती हैं ये, तो अभी तो ड्रीम 11 पर जो बोनस वगैरह मिलता है विकेट लेने के, तो वो अगर किसी बॉलर को मिल जाता है तो वो रिकवर करना किसी बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए मैक के जगह पर आप रेचल हेनेस को हटा दें। देखिए रेचल हेनेस के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, लेकिन फॉर्म मतलब धमाकेदार फॉर्म है, तो रिस्क होगा। लेकिन मैंने इनिशियली आपको रिस्क ही दिखाया, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं फिर भी रिस्क हो रहा है, तो मैडी पेना तो है ही, उनके जगह पर आप मैक को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बाकी ऑप्शन में से देखेंगे, एरिन ओसबर्न को मैं पर्सनली चाहता तो नहीं था, लेकिन इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता था। और इस ग्राउंड पे एरिन ओसबर्न ठीक ठाक कर लेती हैं, और इस फिक्सचर में भी दो प्लेयर्स के आपने नाम देखे हैं, एक तो है एरिन ओसबर्न, दूसरी है एंजेला डिक्स। अभी एंजेला डिक्स का कोई भी क्रेडिट जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन है, आप केटी मैक को ड्रॉप कर दो, ठीक है, या फिर ओसबॉर्न को अगर आप रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो तो वो करके आप एंजेला डिक्स को ले सकते हैं। एंजेला डिक्स के बैटिंग में रिकॉर्ड अच्छे हैं। अगर बीच में एक आध ओवर की बॉलिंग करवा लेते हैं तब तो और भी इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन हमें पता नहीं बॉलिंग करवाएंगे या नहीं, तो इसीलिए बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके मैंने जो है अवॉइड किया है अभी के लिए। और वैसे भी काफ़ी कम लोग जो हैं इनको ले रहे हैं, सिर्फ 9% लोग ले रहे हैं, और कुछ बढ़ने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि स्मॉल लीग में कोई इनको लेने वाले हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें, जो कुक क्रेडिट सेवर के तौर पे मैं ले रहा हूँ। अगर लॉरेंस स्मिथ खेलती हैं तो उनको मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एशली गार्डनर तो आपके टीम में वैसे भी होंगी, और वैसे भी डिफ़ॉल्ट कैप्टन चॉइस होने वाली है बहुत लोगों की। कार्ली लिसन मेरे लिए एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है, रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और 3 बॉलर जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से, और इनमें से डार्लिंगटन और हेली सिल्वर होम्स तो बैटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो गार्डनर सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टन है, और इनके बारे में नेगेटिव कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं। अगर न्यू साउथ वेल्स पहले बॉलिंग करवा रही है तो इन बॉलरों के साथ भी आप जा सकते हो, जिनमें से सबसे बड़ा पंड जो मेरे लिए होगा डार्लिंगटन को हो सकता है काफ़ी लोग टीम में रखें। अगर सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे, जी हाँ, डार्लिंगटन को काफ़ी लोग ले रहे हैं टीम में। हेली सिल्वर होम्स को थोड़ा सा कम ले रहे हैं, लेकिन डार्लिंगटन को काफ़ी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी बॉलर रही है सीजन के शुरुआत से ही जो बहुत ही अच्छे फॉर्म पर रही हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में भी इनका कॉल अप हुआ है, आपको अगर नहीं पता हो तो बेटर फॉर्म पे ये रही है। स्टैटिस्टिक्स भी इनके डोमेस्टिक सर्किट में बेटर है, इसीलिए। बाकी सियाटल के साथ तो लोग वैसे भी जा सकते हैं, अगर पहले बॉलिंग हो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो अगर पहले बॉलिंग हो रही है तो। रिस्क कहाँ पर ले सकते हो आप, केटी मैक और रेचल हेनेस जो सेफेस्ट प्लेयर हैं, जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को नहीं ले पाओगे, क्रेडिट का इशू आने वाला है, क्योंकि एलिसा हेली 10.5 क्रेडिट लेके बैठी हैं। थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो एलिसा हेली पे भी ले सकते हो आप, क्योंकि 10.5 क्रेडिट ले रही हैं वो। अगर वो 30-35 रन भी बना देती है ना, तब भी किसी काम पे वो आएंगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।